हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई लोग, हाय वृशाली, हाय मानसी, हाय सुमोना। यार तुम लोग बड़ी एकदम ऐसे वो बी ग्रेड हिंदी मूवीज की वैम्प्स नहीं लग रही हो सुमोना। हाँ देखो, अब थोड़ा शरीफ नाम आया ना, खुशी। मतलब लग तो रहा है कि इंसान भाई साहब बच्चा देख के खुश हुआ है। ओके। यार आई एम नॉट अवेयर कि तुम्हारा कौन सा ग्रुप है। मैंने एक ग्रुप जो मुझे दिख रहा है, मैंने उसके अंदर लिंक भेज दिया है। हाँ यही लग रहा है मुझे। चलो बहुत ही बढ़िया। देखो मानसी, सीधा ऐसा लग रहा है। मानसी भी वैसे लग तो थोड़ी सी वैम्प ही रही है, बुरा मत मानना मानसी। अच्छा। दूसरी खुशी भी एकदम से बाहर आ गई थी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी खुशी, बढ़िया नाम है। क्या हाल चाल भाई लोग यार। बहुत 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 बधाई हो। सब लोग भैया पास होके फाइनली पहुंच गए यहाँ पर। एग्जीक्यूटिव फोड़ फाड़ के आए हो। वाह यार, हमारे यहाँ पर फिजिकल बैच के बच्चे, भैया मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे जबरदस्त लोग होते हैं अपने वाले। ठीक है। भाई लाइव वाला बच्चा एकदम शराफत से रेडी होके बैठता है कि भाई यूट्यूब चालू होगा, मुझे बैठना पड़ना है। ये फिजिकल वाले गू बाहर चले गए खाने। साले सारे एक से एक चमन लोग हैं अपने पास। हाँ जी। हाय किरण, हाय। हाँ देख किरण, कैसे एकदम ऐसा लगता है ना कि भाई लड़का लड़की कंफ्यूजन है पर नाम सही है। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सरकार, तो चलो यार सबको ज्वाइन देते हैं, तब तक के लिए बात करते हैं। भाई बहुत बहुत बधाई हो सर। अरे ये तो अपना भाई टॉपर आदमी बैठा हुआ है आज मेरे सामने। तो भाई इस आदमी ने जो एकदम ऐसा मचाया है, भैया मेरे को एकदम दहला के रख दिया। लॉन्डे ने मुझे फ़ोन किया, समाधान ने मुझे एक बार फ़ोन किया, कहता भैया रिजल्ट्स आ गए और पास हो गया और आपके सब्जेक्ट में 84 है। मैं कहा कुछ तो गलत बोल रहा है। मैं फिर बोला, मैं कहा भाई एक सेकेंड, देख क्या होता है, कमजोर दिल है, घू बच्चे अंदर आ रहे हैं। हाँ कमजोर दिल है, एकदम दिल में दर्द होगा। मैं कहा वापस सुन ले, 8-4 ऐसा मत बोलना कि तू फिर बाद में मजाक कर रहा है। बोले नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, 84 का ही स्कोर है। भाई बहुत ही बढ़िया। तेरा कितना है बे, हाईएस्ट किस में थे? एक विकास की स्टूडेंट भी आज आई है यहाँ पर अटेंड करने। हाँ प्रतीक्षा, देख कितना अच्छा नाम है यार। लग तो रहा है जिंदगी में कोई काम कर रही है। ये कैसा नाम है एकदम यार। सुमोना, सुमोना इज लाइक आई एम द वैम्प, आई टेल यू। ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया। तेरा कितना है? तो एक मेरी और स्टूडेंट है यहाँ पे हु स्कोर्ड थी, जो यहाँ पर आई है आज मुझसे मिलने ऐसी। तो प्रोफेशनल में एक मेरा अपना और दो विकास के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। डिसेंट है, ये भी बच्चे अच्छे हैं। और बाकी भाई अपना ये तो बेस्ट ही भाई। वाह यार, तो क्या एकदम ऐसी कुछ जबरदस्त फीलिंग दिल में धक धक हो रहा है क्या? नहीं, एकदम अभी एकदम ऐसा मचाने का है। तीनों के तीनों ग्रुप देंगे भाई, सबके सब निकालेंगे फोड़ फाड़ के। वाह यार बहुत ही बढ़िया। आई थिंक मतलब यार ये ना, ये सबसे जबरदस्त फीलिंग होती है क्योंकि बहुत रेयर आर दीज ओकेजन्स। तो अब तुम देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, देयर इज दिस थिंग। तुम्हें क्यों समझ में आएगा कि माइनॉरिटी प्रिविलेज क्यों होती है, वो तुम्हें अब समझ में आएगा। क्योंकि भाई देखो, मेजोरिटी तो सबने देख ली, एग्जीक्यूटिव में क्या लॉन्डे भाई। तो देखो ईटी, ईटी में 80% रिजल्ट होता है, पेपर तो पास भाई। एग्जीक्यूटिव सबके सब भाई साहब 250-300 लोग साथ में आके बैठ जाते थे और ये मिलाया हाथ, ये होती है मेजोरिटी। अच्छा तुम लाइब्रेरी चले जाओ, सब अपने एग्जीक्यूटिव वाले बैठे हुए हैं। हाँ यार इसके लेक्चर देख रहे हैं, उसका यूट्यूब देख रहे हैं, उसका अरे अरे उसका ये हो गया वो हो गया, टाइम पास चल रहा होता है, बहुत ही बढ़िया। एक आध कोई गरीब माइनॉरिटी कहीं चलती फिरती दिख जाए तो वो होती प्रोफेशनल, मैं पास हो गया, ऐसा करके शांति से बैठा होता है। अभी तुम सोचो कहाँ 350 की भीड़ में बैठते थे और यहाँ भाई साहब तुम कृष्ण भगवान बन के टेका लगा के बैठ जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और भैया हम कुछ भी कर लें, इसको फुल नहीं कर सकते हम, ये बात फिक्स होती है, ये है ही एकदम। तो भैया अब तुम्हें समझ में आएगा मेजोरिटी माइनॉरिटी। अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि भैया इनको फेवरेटिज्म का ट्रीटमेंट क्यों मिलता है, क्योंकि कुछ दिन पहले सास भी कभी बहू थी, तो तुम भी बहू थी। तुम्हें पता है कि एग्जीक्यूटिव में इतनी भीड़ भाड़ होती है, मस्ती होती है, तो ये होता ही है। और अब भैया तुम लोग कितनी सी माइनॉरिटी हो यार, यहां देख लो भाई साहब, ये 30-35-40 बच्चे बस ये रह जाते हैं। वैसे ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोफेशनल में बच्चे बहुत सारे होते हैं, बट इन रियलिटी ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बेचारी इतनी माइनॉरिटी होती है, इतना स्ट्रगल कर करके पहुंचते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें स्कोर से ज्यादा मजा तो कहां पे आ रहा होता है ना, कि फाइनली तुम लोग इस लास्ट रीम के अंदर आके पहुंच के खड़े हो गए हो। भाई आई स्कोर 79 इन प्रिया। भाई मतलब तो समझ, तू प्रिया नहीं है, तू मेरे लिए प्रिय है, समझ रही है? अरे तू देवी है, अरे प्रचंडता कहाँ थी तू, बताया क्यों नहीं? हाँ हाँ जो भी है, तू सब कुछ है मेरे लिए। तू सुलेखा, तू सुशंखनी, तू सब कुछ। भैया तो तू है ना, पहले तो अपना रिजल्ट भेज देना। यहाँ पे लोग भाई साहब छोटे मोटे नंबरों पे लिख देते हैं प्रोबेबली द हाईएस्ट स्कोर। मैं यहाँ मतलब मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ? हाँ यार कैसे लिख लेते हैं यार जनता आके बकायदा।
मैं देख के हिल गया, किसी ने कल मुझे वीडियो भेजा किसी का, सर माइनॉरिटी को हमेशा प्रिविलेज मिलती है। जे बात अब तुमको समझ में आया कि माइनॉरिटी है तो हमेशा प्रिविलेज रहते हैं कि भैया इतने से है, इनको बचा के रखो, ठीक है। आई स्कोर्ड 68 भाई, बस सुना ली, हो गया बात नक्की। बहुत ही बढ़िया यार भाई, पक्की बात, तुम लोग को एकदम भर भर के प्रिविलेज मिलेगी भाई। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग के पास, अगर तुम पुणे आ रहे हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे अपने भाई विकास वोरा का घर है रहने के लिए, जब चाहिए वहां जाके आराम से रुक जाओ। खाने वाने के लिए हरीश मथारिया है ही, ठीक है। और अगर कोई भी पार्टी करनी हो जहां पर तुम एंट्री के पैसे खुद देके पहुंच जाओ तो तुम्हारा ये भाई हाजिर है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं। चलो यार बहुत ही बढ़िया। अच्छा यार ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग्स है, इसके साथ और खूब मस्ती करते रहेंगे। और आई एम रियली हैप्पी यार। होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे प्रोफेशनल का बैच रिफाइंड होता जा रहा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल पढ़ाना स्टार्ट किया था तब कहीं के कोई भी प्रोफेशनल स्टूडेंट होते थे वो वहाँ आते थे, तो मुझे बताना पड़ता था हाय गाइस दिस इज चिराग, मैंने जीवन में ये उखाड़ा है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर अपने कुछ बच्चे कुछ बाहर के, तो होता था। और अब एक ऐसा रीम बन चुका है ना कि जहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव में हमसे पढ़ी हुई होती है, फिर प्रोफेशनल में आती है, तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि बस एक वो इट्स अ स्मॉल प्लांट विच इज टर्निंग इनटू अ बिग वन, और ये फाइनल चीज है, इसके बाद सालों को फेंक देंगे, बाहर जाओ आराम से। 66 इन JIGL, 62 इन SBC। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, खाली अपने ही कुछ सांप हैं यहाँ पर, बाकी सब ने मेरे इसमें ही हाईएस्ट स्कोर किया है। जाना है, बात नहीं करनी मुझे। अच्छा तो फेस टू फेस हेलो या दैट्स हाउ माइनॉरिटी इज ट्रीटेड। बहुत ही बढ़िया यार। चलो दोस्तों, अच्छा तो यहाँ पर जितने भी लोग अभी लाइव में है भाई, कितने तुम लोग मेरे ही स्टूडेंट्स थे, मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर? एक सेकेंड, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग मेरे स्टूडेंट नहीं थे? Insecurity law, whatever. I don't take negative things in my mind. महिमा और वैशाली तुम थे कि नहीं थे? अविकार मेरे भाई तू पास हो गया क्या? मेरे को अभी भी विकास ने बताया भाई, बहुत 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 बधाई हो, ठीक है ना। हर बार तो बोलता था ना अविकार बेकार, ऐसा नहीं है। वाह यार, करिश्मा मेरी स्टूडेंट नहीं थी, वृशाली मेरी स्टूडेंट नहीं थी, मानसी नहीं थी, वैशाली नहीं, हम थे। आधे को तो समझ भी नहीं आ रहा थे कि नहीं थे। नहीं नहीं भाई लौंडे एकदम, मैं फर्स्ट टाइम क्लास कर रही हूँ सुमना, ऐसा मैं ना मेरे चुटकुलों का बुरा मत मानना, थोड़ा फर्स्ट टाइम क्लास पढ़ने वालों को हर्ट होता है, पर ऐसा मैं धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ऐसा पिछले 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ, अभी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम क्लास कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं यार, देर है दुरुस्त है, अब तो अक्ल आ गई तुम में, बहुत ही बढ़िया, यहाँ से साथ रह लेना तुम। चलो अच्छा, अब दोस्तों मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, मतलब सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, एथिक्स के। अच्छा देखो, एथिक्स में ना इस पूरी दुनिया जहान में सबकी फटती है एथिक्स से, अगर तुम्हें ना पता हो क्यों, समझाते हैं आपको। अच्छा दोस्त, आप में से जो भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग इसको लेक्चर देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत 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 बधाई हो। हाँ हाँ कर रहे हैं चालू, मर क्यों रही हो। ठीक है भैया, जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, दोस्त मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बॉल गेम डिफरेंट है अब मतलब टू द फाइनल लेवल्स कुछ चीज़ें फ़र्क आएंगी। मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क आएगा। इन गरीबों के लिए टीवी चला दो 1 मिनट, सैनसुई का। ठीक है, हाय सर, आई एम ए यूट्यूब स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट 60 इन JIGL। वाह यार मंजरी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं मेरा गूगल पे नंबर देता हूँ, यूट्यूब स्टूडेंट्स को 1000 पे करना है। अभी डिलीट कर देंगे मैसेज, रिट्रैक्टेड टीचर ब्लॉग। भाई ये स्क्रीन हमारी तुमको पता है, डिस्को विकास के इसमें भी स्क्रीन डिस्को डाउन कर रही थी क्या उधर ना, लाइक इट। हमें तो आदत है बेइज्जती करवाने की। वेरी गुड बेटा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी तेरी। चलो यार, हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ GRMC ही। ठीक है दोस्त, I too got 16 JIGL, बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्त, निश्चिंत रहो, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहेगा। अब पहले आप समझो, आपके CS प्रोफेशनल में आप 3 मॉड्यूल्स लग रहे हैं। अच्छा 3 मॉड्यूल्स के अंदर आज अपन लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो मॉड्यूल 1 है। अच्छा सिंस यू रीच द प्रोफेशनल्स, आई एम अज्यूमिंग कि अपन इतना देख के आ गए हैं कि मॉड्यूल 1 में क्या सब्जेक्ट है, मॉड्यूल 2 में क्या है, मॉड्यूल 3 में क्या है। एक चीज जो फर्स्ट दिन मैं आपके सामने एक स्टैंड रखूंगा, प्लीज 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 ऑल ग्रुप्स ही देना। 6 महीने डीले कर लेना पर ऑल ग्रुप्स ही देना। सेकेंडली भैया अभी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दे मत करना, ठीक है। सो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट, 1
दोस्त आपको पूरे ग्रुप्स देने। सेकंड, अपन लोग कुछ भी हो जाए इस टाइम पे इंटर्नशिप में मत फंसना, रैंक चले जाते हैं। और आपको एक चीज बता दो, लास्ट टाइम देखे कितने ऑल इंडिया रैंकर्स देखे? 15। अच्छा सर 15 ऑल इंडिया रैंकर क्यों? भाई कोई तो पास और भी होगा ना, खाली 15 तो सीएस बने नहीं होंगे, तो 16 17 18 25 तक रैंक क्यों नहीं लगे? ऐसा क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छा मतलब पास तो हो गए ना सीएस। अच्छा मैं बता रहा हूँ 100 कंपनी सेक्रेटरीज तो अपने बने हैं, तो रैंक 15 क्यों? ऐसा नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, 3 ग्रुप वाले भी पास हुए, एक ग्रुप वाले भी हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो बाबू। रैंक लगाने के लिए 55% स्कोर करना जरूरी होता है। आउट ऑफ द टोटल एग्रीगेट 55% स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप ऑल इंडिया रैंकर की कैटेगरी में आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। पिछली बार पूरे भारत में 15 लोगों ने 55% स्कोर किया था, इसका ये अर्थ है। बाकी सब लोग 55% से कम थे। पिछले 2 अटेम्प्ट से आईसीएसआई कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोफेशनल को लेकर तीर कमान लेके घूम रहा है। मैं बोलूंगा नहीं कहां चला रहा है, बट है, अटैक कर रहे हैं वो लोग। दे हैव बीन रियली 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 रिजिड टू दिस। बट मैं आपको बता रहा हूं मेजॉरिटी पासिंग किन लोगों की हुई? जिन्होंने तीनों ग्रुप्स दिए। इंडिविजुअल ग्रुप्स में सब घुसे, इंडिविजुअल ग्रुप्स में सबकी बैंड बजी। सो व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू गाइज आउट हियर इज दैट हमने ऑल ग्रुप्स ही देना है। 6 महीने लेट किया कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट चीज आती है, हर ग्रुप में ना इस बार सब्जेक्ट में कुछ अलग अलग पैटर्न्स है। जैसे तुम ग्रुप 1 देखोगे, नाउ ग्रुप 1 हैपेंस टू बी वन अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ग्रुप यू विल कम अक्रॉस। व्हाई? टैक्स। सो ऑब्वियसली उसके अंदर टैक्स है, टैक्स हैज बीन अ ग्रुप स्पॉइलर, बट द अदर 2 सब्जेक्ट्स आर नो लेस ऑफ एन इरिटेशन। अभी ये जो सब्जेक्ट है जीआरएमसी, अच्छा आई थिंक प्रॉब्ली आप लोगों ने ना इस एक सब्जेक्ट में जीआरएमसी में तो आई हैव टर्न आउट टू बी ए सिनोनिम कि आप जीआरएमसी बोलो कहीं भी किसी ग्रुप में लिख दो जीआरएमसी एंड दिल से चिराग। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जीआरएमसी में व्हाई people actually loved me was the revision techniques and the memory techniques which I brought up. Why? Because this subject is too damn irritating. अच्छा लोगों को क्यों irritating लगता है समझो यार, अपने पास अपना कोई गवर्नेंस कोड नहीं है। तुम जो चैप्टर पर जो बुक पढ़ने जा रहे हो वो गवर्नेंस इंडिया के अंदर है ही नहीं। वी कॉल आवरसेल्व्स द बेस्ट गवर्न्ड कंट्री, बट एट द सेम टाइम तुम्हारा कौन सा गवर्नेंस कोड है? तुम कंपनी जाके रेफर करोगे जाके, क्या ही है तुम्हारे पास गवर्नेंस में? तो इस चैप्टर के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने तुमको दुनिया में जितने भी गवर्नेंस के कोड है वो सारे दे दिए। उन्होंने कहा अरे बच्चा बोर हो रहा है, यूके का स्टीवर्डशिप कोड उठाओ। उसके बाद गए अरे बच्चे को जापानीज कोड नहीं बताएंगे, जापानीज स्टीवर्डशिप 2020 थू। उसके बाद अरे इटली वाला इटालियन, अरे फिनलैंड वाला फिनिश, अरे जर्मन वाला जर्मन, सब फेंक के दे दिए तुम्हारे ऊपर। अब दिक्कत ये, अच्छी कंपनी बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। बोर्ड थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, सर शेयर होल्डर्स अपने राइट एक्सरसाइज कर पाए। अब अगर मैं ना आपको उसकी उंगली पे गिनाता जाऊं तो डिस्क्लोजर्स अच्छे कर लो, बोर्ड पावरफुल कर दो, बोर्ड में इंडिपेंडेंट कर दो, विमेन डायरेक्टर्स रख लो, प्रॉब्ली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अच्छी तरीके से काम करे, ट्रांसपेरेंसी रख दो, खत्म हो गया। गवर्नेंस के पॉइंट्स में उंगली पे 5 में गिनवा दूं, खत्म हो जाएगी बात। रेम्युनरेशन अच्छा दे दो, बस इतना ज्यादा मत देना कि कंपनी का नुकसान हो जाए। सो बाबू हाउ डज दैट मेक सेंस कि मैं तुमको जब 300 पन्नों में यही चीज बार 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 बोलता रहूंगा, फिर एक प्रॉब्लम आएगी, याद तो हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत आएगी कब क्या लिखना है ये याद नहीं आ रहा। सो गवर्नेंस में मेजर रीजन कि बच्चा क्यों फेल करता है वो इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा रेपिटेशन है कि बच्चा सब्जेक्ट से ही नफरत करने लग जाता है। और प्रॉबेबली मेरा काम यही होता है कि जो बार बार का रेपिटेशन है उसको पूरा हटा दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। लिखना जीआरएमसी के अंदर आप ये मानना कि अपने को कम से कम, मैं बेयर मिनिमम कह रहा हूं, लिख लिखा के कम से कम 2 पूरे रजिस्टर्स भर जाएंगे लिख लिख के और खत्म नहीं होगा, क्योंकि जीआरएमसी इज राइटिंग। सो जीआरएमसी का प्रॉब्लम क्या है? too much of repetition. So how to do with this? अब सोचो जीआरएमसी में क्या है। जीआरएमसी is divided into 4 parts। मैं पूरा सब्जेक्ट बताता हूं, अभी अपन बर्ड व्यू कर रहे हैं इसीलिए इसमें चल रहे हैं। So जीआरएमसी is distributed into 4 parts, जिसका इसका लास्ट पार्ट है एथिक्स। एथिक्स को इंस्टीट्यूट ने उतनी इज्जत दी जितना लाइफ में एथिक्स की जरूरत है, 10 नंबर। पर इंस्टीट्यूट ने कहा देखो चाहे नंबर कम हो, पढ़ा इनको पूरा ही देता हूं, तो 150 पेजेस दिए 10 नंबर के लिए। नाउ कायदे से देखा जाए, आप बोलोगे भैया तो मतलब अब ये ज्यादा है कम है, एज अगेंस्ट इसके ऊपर है पार्ट बी और सी, जिसमें 1 चैप्टर है और 2 चैप्टर्स हैं जो 25-25, 30-30 पेजेस के हैं, जो 20-20 नंबर के डायरेक्ट चैप्टर हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ 30 पन्ने पढ़ने पे 20 नंबर आएंगे ही आएंगे, और एक पे 150 पेजेस पढ़ने पे शायद 10 नंबर आएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये इंस्टीट्यूट का जो डिवाइडेशन है वो इतना अच्छा नहीं है।
तो हमने बड़ी स्ट्रैटेजिकली डील करना है कि कितना याद रखना है, अपने ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना है जीआरएमसी के अंदर। अभी सर जीआरएमसी इज अ ग्रुप सेवियर फॉर श्योर, क्योंकि मैं इसको जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा वील बी गोइंग अराउंड। अच्छा, लास्ट टाइम का ऑल इंडिया हाईएस्ट जीआरएमसी का अपना ही है एंड नॉट प्रोबेबली, अपना ही है, ठीक है। सो कमिंग बैक, इट हैज बीन सिंस एजेस एंड इट वुड बी कंटिन्यूइंग। हम जोर लगाते रहेंगे ऐसा ही और हर बार अपना ही हाईएस्ट आएगा, मैं एकदम श्योर हूँ। सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट वेर आई वाज दैट गवर्नेंस के अंदर आप लोगों के अंदर ज्यादा चीजें क्या होनी चाहिए, द पेशेंस ऑफ राइटिंग, द पेशेंस ऑफ रिमेंबरिंग एंड द पेशेंस ऑफ रिवाइजिंग। इसके अंदर हमें बार बार रिविजन्स करते रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें आज कुछ पढ़ाऊंगा और ये मिनटों में तुम वापस भूल जाओगे, दैट्स द प्रॉब्लम। सो द की टू दिस सब्जेक्ट इज नॉट प्रॉबेबली जो तुम बचपन में JJL EBCL करते थे उससे थोड़ा सा अलग है ये सब्जेक्ट, इसीलिए हम इसके माइंडसेट चेंज करेंगे। नेक्स्ट अप भैया, हम जब बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की जहां पर अपन लोग इसको डील करेंगे विद दिस एंटायर GRMC पार्ट, तो हम इसको कितना टाइम मानते हैं दोस्त? अपना जुलाई तक का पार्ट है। हमारा एम है बाय 20th ऑफ जुलाई, वैसे मैंने इसको 31st जुलाई बोला हुआ है, बट वैसे मेरा टारगेट है कि 20th ऑफ जुलाई तक ही इस बैच को रैप अप कर दूंगा। सर इस बैच को रैप अप करने के लिए थोड़ी सी आपकी भी जरूरत पड़ेगी। कहां पर? अच्छा एक सेकेंड, मैं इस चीज को पहले से एकदम लाउड एंड क्लियर कर देता हूं कि हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जीआरएमसी में जो अपन लिख रहे हैं इसी से लास्ट डे पे रिवीजन होगा, मेन बुक से रिवीजन नहीं किया जा सकता। तो कीप दिस इन योर माइंड दैट यू वोंट बी एबल टू डू दिस विदाउट योर हैंड रिटन नोट्स। सो दिस इज द ABCD विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दैट व्हाट यू आर राइटिंग इज व्हाट आर योर एक्चुअल नोट्स, जिसके ऊपर अपन लोग रिविजन करने वाले हैं। मैं आपको बहुत एक नॉर्मल सा मेरे लास्ट बैच का बता देता हूँ कि अगर मैं लास्ट बैच को लिखाना स्टार्ट करता था, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से जैसे आज मैं आपको RM पढ़ाने वाला हूं, यार ये अच्छे नए रोड से, चलो ठीक है, आई थिंक आई एम मिसिंग इट अप बट आई विल शो यू अराउंड इन अ व्हाइल। अब दोस्त GRMC एज द नेम सजेस्ट 100 मार्कर पेपर एकदम फाड़ू, और सर 60+ लाना, इसमें कोई 30 मार्क का काम नहीं है। अभी पढ़ते पढ़ते तो मैं समझाता हूं कैसे। नाउ दोस्त, द नेम इज गवर्नेंस, ठीक है। अब अगर आप देखो ये जो बुक का नाम है ना, यही इसके हिस्से हैं। बुक का नाम क्या है? GRMCE, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, ठीक है। तो गवर्नेंस, बाबू गवर्नेंस आपकी बुक का पार्ट A है, ठीक है। गवर्नेंस आपकी बुक का पार्ट A है, ये आपकी बुक का सबसे बड़ा हिस्सा है। गवर्नेंस कितने नंबर का है सर? ये आपके लिए 50 नंबर लेके आएगा। गवर्नेंस आपके लिए 50 नंबर लेके आएगा। क्या होता है, कैसे होता है, जस्ट थोड़ी देर में बात करते हैं, पर आई थिंक पहले आपको अपना सब्जेक्ट समझने की जरूरत है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की जरूरत है, बाकी बहुत सेकेंडरी है। सो गवर्नेंस पार्ट A 50 नंबर के लिए आता है। अब उसमें कितने चैप्टर्स होते हैं? इसमें 11 चैप्टर्स डील करेंगे अपन लोग। अच्छा सर, 11 चैप्टर्स जो सिर्फ एक चीज बताएंगे कि व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फायदा कर सकता है कंपनी को। अब अगर तुम इसके पार्ट A को देखो तो इसके पार्ट A में जो 11 चैप्टर्स है ना, ये कुछ अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। जैसे पार्ट A के जो आपके पहले के 2 चैप्टर्स है ना, दे आर टू मच ऑफ थ्योरी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा सर, अगर मैं तुमसे एक बहुत बेसिक वर्ड बोलूं कि तुम बोलते हो गवर्नेंस, तो तुम्हारे हिसाब से गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एनीवन, मतलब यू नो प्रोबेबली इफ इट कम्स इन योर माइंड दैट गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप बोलते हो सर बेस्ट प्रैक्टिसेस। अरे सर बेस्ट नहीं, बट एटलीस्ट गुड प्रैक्टिसेस व्हाइल यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस। हम कहते हैं कि भैया आज एक बात समझो, यस एकेडमी ने एक भाई अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तुम सब लोग उसके शेयर होल्डर्स हो यार, तुमने पैसे लगाया इस बिजनेस के अंदर। व्हाट वी आर रियली होपिंग राइट नाउ कि भैया जब कभी भी ये कंपनी काम करेगी, इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इट शेयर होल्डर्स। अरे सिर्फ शेयर होल्डर्स क्यों यार, उसके सारे स्टेक होल्डर्स, सबके सब लोगों को देखो। तो आपके जो पहले के 2 चैप्टर्स है ना, वो आपको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि भैया कैसे एक कंपनी अच्छी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकती है फॉर अ बेटर गवर्न्ड कंपनी। अच्छा, एक बेटर गवर्न कंपनी इन ऑल एंड ऑल अगर आप देखें तो एक पूरी इकोनॉमी को प्रमोट कर सकती है, और एक बैड गवर्न कंपनी इन ऑल एंड ऑल एक पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है।
आपने कहा भैया मतलब मुझे ये समझ में आया कि एक बेटर गवर्न कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकती है, ऑन द कॉन्ट्ररी बैड खराब कर सकती है। कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम एनरॉन। सर एनरॉन कभी सुना है? एनरॉन स्कैम। सर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था एनरॉन स्कैम। यार उसने एक बार में पूरी की पूरी धरती हिला के रख दी एनरॉन ने, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। अच्छा उसके बाद वी इंडियंस वी लर्न, हम बहुत अच्छा सीखते हैं। इंडिया ने चाहे बाहर से कुछ अच्छा ना सीखा हो पर ये चीजें बेस्ट सीखी। सत्यम ने एनरॉन केस स्टडी उठाई, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करी, जहां पर जेफरीज किलिंग लिखा हुआ था, केनेथ ले लिखा हुआ था, डिलीट डिलीट, वहां लिख दिया ठीक है राजू राजू, ठीक खत्म। उसके बाद बस वही कर दिया इंडिया के अंदर, सेम स्कैम है सर। रिजल्टिंग इन, आप याद करके देखो, हमारे इंडिया में ब्लैक डे डिक्लेयर करना पड़ा था स्टॉक मार्केट के अंदर कि भैया मार्केट क्रैश हो रहा है, अगर इससे नीचे उतरा तो पाकिस्तान से, चलो पाकिस्तान में तो फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, पर अगर इससे हुआ तो हम काफी खराब चले जाएंगे, ये नहीं चल पाएगा हमारे लिए। सो प्रोबेबली बैड गवर्नेंस यहां ले जा सकती है। ऑन द काउंट्री सी गुड गवर्नेंस, टाटा। यू टॉक अबाउट टाटा, अच्छा मैं इस बार पढ़ाते पढ़ाते तुमको 1000 बार टाटा का एग्जाम्पल दूंगा। टॉक अबाउट महिंद्रा, सर टाटा की बात हो गई, महिंद्रा की बात, टाटा महिंद्रा, ये आप देखो इसे कहते हैं ग्रेटली गवर्नड। यार आप उसको देखो, मतलब CSR ऑन पॉइंट, टू द सोसाइटी ऑन पॉइंट, प्रोडक्ट्स रिलायबल, सर्विस ब्रिलियंट, कस्टमर फीडबैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर इसे कहते हैं अ वेल गवर्न कंपनी। अच्छा कभी भी तुम पूछोगे ना कि यार रिलायंस में जॉब करूं या फिर टाटा में जॉब करूं, मैं लिख के कॉपी पेन पे शर्त करके लिख के देता हूं तुमको, हर कोई बोलेगा टाटा जाना। इफ यू वांट टू हैव अ स्टेबल एंड सक्सेसफुल लाइफ, इट्स टाटा। एंड इफ यू वांट टू हैव एन अग्रेसिव कि भाई जल्दी 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 ग्रोथ मिलेगी बट एट द सेम टाइम बाहर भी निकल सकता है, गो टू रिलायंस, दिस इज फॉर श्योर। बिकॉज टाटा, या टाटा की रिटेंशन की बातें कर रहे हो तुम, वो एयर इंडिया याद है, उसमें जो भाई साहब मेरे पापा जो एयर होस्टेस देख के आए थे ना, आज भी वही है वहां पे, अंदर बैठ के डाई करती, बाहर आती, कहते बेटा चाय पिएगा, खत्म। सर दिस इज टाटा फॉर यू। भैया वो कभी भी रिट्रेंचमेंट नहीं करते। अच्छा आपको पता है वो भी पुणे आए थे, उनके कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी, जस्ट कुछ दिन पहले आए यहाँ पे, उनके कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई, घर पे आए हैं, तुमको समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय, अभी उसके लाखों एम्प्लॉयज हैं, वो उसके घर आया है, 5 मिनट बैठा, बोले इनके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हमारी है, शादी तक करवा के देंगे और ये टाटा की जिम्मेदारी, अब निश्चिंत रहिएगा क्योंकि वो हमारे लिए काम करते करते गए, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही लेफ्ट। ठीक है, नाउ दिस इज समवेयर वेयर से ग्रेट गवर्नेंस कम्स इन। भैया अ कंपनी विच केयर्स फॉर हिज एम्प्लॉइज टू द सोसाइटी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सर यहाँ पर ये जो 2 चैप्टर्स है ना, ये आपको गुड गवर्नेंस के बारे में बताएंगे। अब देखो ये दोनों चैप्टर्स में बहुत रेपिटेशन है, तो इसके बाद के जो 3 चैप्टर्स हैं वो भगवान तुम्हारे लिए वरदान बन के भेजा है यहाँ पे। वो तीनों चैप्टर हैं बोर्ड से रिलेटेड, कि भैया अच्छी गवर्नेंस के लिए बोर्ड में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कमेटी फॉर्मेशंस, वेरियस काइंड ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स टू बी रेफर्ड विद एंड प्रॉब्ली बोर्ड कॉम्पोजिशंस। तो अगर तुम ये 3 चैप्टर्स देखोगे ना, ये होते हैं बोर्ड इफेक्टिवनेस, वो इसको पूरा लिख लेता हूं, बोर्ड कमिटीज, ठीक है, एंड साथ साथ में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, मतलब इसमें SS1 पढ़ते हैं अपन लोग, जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए लागू होता है। तो ये 3 चैप्टर्स यार, अब सरप्राइजिंगली पिछले 4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट को इन 3 चैप्टर से कुछ अलग ही प्यार हो गया। वो समझ रहा है कि बच्चों को इतना रेपिटेटिव नहीं पूछना चाहिए एंड दे हैव बीन कंसिडरेट। तो इस 50 नंबर में से 20 से 25 नंबर सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर से आ रहे हैं। पर इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है, वो जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक से नहीं आ रहे हैं, वो कहीं से भी आ रहे हैं। तब से हम कह रहे हैं कि हमें फिनिश कोड ही दो, हमें वही लिखना है, हमें आता है जापान क्या बोल रहा है। तो इंस्टीट्यूट पूछ तो इधर से ही रहा है, पर वो हर बार आउट ऑफ द ब्लू जा रहा है। अच्छा वो आउट ऑफ द ब्लू जाके क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब अगर एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा डायरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग था तो यहां पर तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, और नहीं था तब भी मैं तो हूं ही। साथ साथ में मैं विकास को हमेशा बोलता हूं कि जैसे ही एग्जीक्यूटिव में तू डायरेक्टर्स कराए, मेरा पोर्शन खत्म होने के बाद इन बच्चों को अपन वो डायरेक्टर्स वापस से दिखवाएंगे एक बार, क्योंकि मोस्टली आप लोग विकास से ही पढ़ के आते हो, तो एक बार ये डायरेक्टर्स अपने को रिविजिट करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इन 3 चैप्टर में ही 20 नंबर खा जाता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन 1 जो पेपर में आया वो 20 मार्क्स का था, और 20 मार्क में 4 क्वेश्चन बोर्ड के थे। उससे पहले क्वेश्चन 3 जो 20 मार्क का आया वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आया। तो हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जान निकाल रखी है इन लोगों ने, चैप्टर 1, 2 और ये 3, 4, 5। अब इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है, ये भैया एकदम मिसलिनियस चैप्टर्स का है। अब मिसलिनियस चैप्टर्स में कैसे आ गए, जैसे कि भैया अकाउंटिंग
एंड ऑडिट रिलेटेड एस्पेक्ट्स। देखो, एक अच्छी गवर्नेंस के लिए पहले उन्होंने तुमको फ्रेमवर्क समझाया, ठीक है। स्पोक इन इंग्लिश प्लीज, यू बेटर स्पीक इन इंग्लिश प्लीज। तो 1 2 हो गए कंसेप्चुअल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, फिर 3 4 5 हो गए बोर्ड इफेक्टिवनेस, बोर्ड कमेंट्स एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। एंड उसके बाद इसके बाद आ गया अकाउंटिंग। अब 2 चैप्टर्स हैं जो इंस्टीट्यूट मेरे को लग रहा है उस टाइम पे रात को चेयर्स कर रही थी, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स, एंड इसके नीचे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर्स। हमने कहा एक बात बताओ, जब लार्जर एंगल पे स्टेक होल्डर इंक्लूड द शेयर होल्डर, तो काहे फालतू बात कर रहे हो दोनों अलग अलग। वो कहते हैं हमें मजा आ रहा था। तो भैया 2 चैप्टर्स बना के दे दिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर। तो पहले वाले में हमने बताया कि बेटर गवर्नेंस के लिए व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद बताया खाली शेयर होल्डर्स क्यों, पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे। तो फिर ये 3 चैप्टर्स आ गए यहाँ पे। अच्छा सर, इसके आगे जब तुम निकले तो इसके बाद ये लोग तुमको बताएंगे कि हमारी तारीफ भी तो करो। इंस्टीट्यूट बोला हम पागल हैं जो इतने टाइम से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो उसके बाद तुम्हारा चैप्टर मूव करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स के ऊपर, कि कौन से फोरम, जैसे आईसीएसआई खुद फोरम बनाता है। आईसीएसआई बोलता है मैंने बहुत इनिशिएटिव लिए। हमने कहा कौन सा इनिशिएटिव लिया बेटर गवर्नेंस के लिए? बोले बच्चों को सब्जेक्ट दिया। ये नहीं है इनिशिएटिव, कैसी बातें कर रहे हो। बोले इनके बाद पीएमक्यू कोर्स बनाया, जैसे ही तुम्हारा खत्म होगा ना इसके बाद पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स है जो तुमको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा जीआरएमसी के अंदर। मतलब यहां से मुझसे पूरा पढ़ोगे, उसके बाद वापस से जाके उनसे पढ़ना है एक और बार पीएमक्यू। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली सीखो, करना तो तुमको गवर्नेंस ही है, तो बताएंगे करना ही है पोस्ट मेंबर क्वालिफिकेशन। बोले देखो ये इनिशिएटिव है हमारा। और बताओ, और बताएं तुमको, हमने और अथॉरिटीज बनाई। हम एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं जो भी अच्छी कंपनी होती है। लास्ट टाइम अपोलो वाले लॉन्डे को बुलाया था, उसको भाई साहब नॉमिनेट किया हमने कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उससे पहले आईसीआई नहीं सॉरी चंदा कोचर हटो, हाँ, पर उससे पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया है जिनको हमने बोला इट्स अ वेल गवर्न कंपनी। हम वो बच्चों को चिट्ठी भेजते हैं घर पे कि वो पढ़ो हमारे जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बताओ, ये इनिशिएटिव है। अब वहां पर अपन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम में तारीफ करेंगे कि ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने करी है। नहीं भी करी है तो कहेंगे हाँ की तो है, ठीक है। 2-4 चीजें तो ऐसी लिख दी उन्होंने जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। कह रहे कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे। कब हुए तुम अवेयर? क्या आके तुम्हें बताया बेटर कंपनी के लिए? कहाँ बोला कि भाई साहब इस लौंडे को हटाओ, अच्छा काम नहीं कर रहा? कभी नहीं होता, सुनने में मजा आता है, हमने कहा किया तो है। तो ये सर आपका पार्ट ए फॉर्म करता है जिसमें 50 नंबर है। सर ये आपका सबसे लेंथी पोर्शन भी है, पार्ट ए ही। अब सर आप इसमें 11 चैप्टर्स पढ़ोगे जो तकरीबन आपके लिए 300 पन्नों में है। सो ये 300 पेजेस पढ़ने पे आपको 50 नंबर मिलेंगे, पर ये आपके पास होने का जरिया नहीं है। कभी भी याद रखना, इंस्टीट्यूट ने तुमको पास होने का लीवे बहुत अच्छा दिया है। पीसी पार्ट बी सी बहुत काम का है। तो पहला बुक का नाम है गवर्नेंस, फिर आया रिस्क मैनेजमेंट GRM। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कितने चैप्टर्स है एनीवन? ये खुद ही चैप्टर है, एक खत्म। चैप्टर 12 एक ही चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, मात्र 35 पेजेस का चैप्टर, 20 नंबर का चैप्टर। तो आपका पार्ट बी ऑफ जो पेपर जो दिखेगा उसमें स्ट्रेट 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन या 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। इंस्टीट्यूट को तुम्हारे मजे लेने तो 4-4 के 5 देंगे ताकि टाइम वेस्ट हो। जीआरएमसी में बच्चा फुल अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, और अगर तुम फुल अटेम्प्ट करके आए हो इसका मतलब है तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते थे, क्योंकि इतने लेंदी आंसर्स होते हैं। बच्चा लिखते लिखते 90 95 कहीं आके रुक ही जाता है कि भैया नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा लिख के नहीं होगा। और मैं भी यही बोलता हूँ कि 95 भी लिख ले तो जग घूमया, ठीक। तो रिस्क मैनेजमेंट कितना? 20 मार्क का चैप्टर, ठीक है सर। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यू नो, अच्छा दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। भैया कैसे एक कंपनी रिस्क को आइडेंटिफाई करती है? सर रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद उसे एनालाइज करना। अच्छा एक चीज समझते हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अपन, अच्छा जीवन में कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे घर में मल्टीपल रिस्क तुम्हें साथ में दिखे हों। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बहुत ऐसे पर्सनली बता रहा हूँ कि इस बार होता है। नहीं तुम्हारे साथ भी हुआ है ऐसा कभी मल्टीपल रिस्क? नहीं, अच्छा मेरे साथ होता है। अभी क्या हुआ ना, मेरा हमेशा से स्कूल में एक बचपन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ब्रिलियंट रिजल्ट्स, उल्टे उल्टे, मतलब ब्रिलियंट मतलब कि चीखें निकल जाए तुम्हारी। सो इट वॉज माई 11th क्लास, आई स्टिल रिमेंबर। और अकाउंट्स में मुझे 11 नंबर मिले थे, और 20 में से नहीं 100 में से। तुम कहीं सोच रहे हो यूनिट टेस्ट में थोड़े कम ले आया लड़का, नहीं, 100 नंबर। हाफ ईयरली, वो क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअल्स होते थे ना, तो हाफ ईयरली में 11 नंबर मिले। मैम ने आई, मैम बोली आई हैवेंट सीन सच अ वर्स्ट किड।
मैं कहा तो अब देख ले, मतलब मन में यही बोला, मैं कहा खड़ा है ना तेरे सामने। तो भाई बहुत सुना दिया उसने। उसने बोल दिया कि कल तुम देखो, मैं स्कूल में तुम्हें प्रिंसिपल मैम के सामने लेके जाऊंगी, असेंबली में सबके सामने खड़ा करूंगी। मैं कहा ये किस तरीके का नीचे दिखाने वाली बात है? बच्चे ने कम स्कोर किए, तुम्हारा फेलियर है कि तुम सही से नहीं सिखा रही, अपना फेलियर चीख चीख के बता रही मेरा बच्चा है। ठीक, पर ठीक है। अब वो बोली कि मैं बताऊंगी। अच्छा देखो, मैं ना बहुत बेशर्म था। मैं दिखा दे असेंबली में क्या है, मैं उल्टा 2-4 टिप्स दे दूंगा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, मैं दिखा देना हट। तो कल एक वो करेगी। फिर उसने बोला अपने डैड का नंबर दो। मैं दिस इज गेटिंग पर्सनल। मैं कहा मैम क्यों? बोले नहीं मुझे उनसे बात करनी है। मैंने कहा मैम मेरे डैड बात नहीं करते ऐसे फ़ोन पे, ही डजंट लाइक इट, आप मेरे भाई का नंबर ले लो। बोले नहीं चाहिए, डैड का ही चाहिए। मैं कहा मॉम का ले लो। बोलती ठीक है मॉम का दे दो, मॉम का नंबर। और वो क्या 11th मतलब तब तक ऐसे नहीं होता था कि लैंडलाइन नंबर होता था, शॉप का भी लैंडलाइन नंबर, उधर का भी लैंडलाइन। पापा का मोबाइल होता था जिसमें इनकमिंग में पैसे लगते, मार देते मुझे कि एक तो तेरी बेइज्जती, ऊपर से मेरा 1.5 रुपया कटा। मैं कहा ये नहीं हो सकता, कुछ तो करना पड़ेगा संभाल के। तो मैंने मॉम का नंबर दे दिया। मैं कहा ये, और वो भी भिखमंगी टीचर, वो प्रिंसिपल ऑफिस से जाके घंटी करेगी क्योंकि फ़ोन के पैसे लगेंगे। मैं कहा टाइम है, अब मम्मी के पास फ़ोन जाने वाला है। अच्छा देखो मेरी मम्मी चुगलखोरी में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। उसको ये पता पड़ा और वो अपना 1.5 रुपया वेस्ट करके पापा को फोन करेगी बताने के लिए कि आके मारो, साथ में मिलके ढोएंगे इसको। ठीक है, तो मुझे एक तो दिखा कि असेंबली, दूसरा मेरे को दिखा घर पे मम्मी, उसके बाद पापा, और सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे चाचा जो खुद को मेरा अपना बाप ही समझते हैं, तो वो बोनस में मारेंगे। मुझे ये सब दिख गया तो मैं आ गया बहुत गुस्से में। मैं बाहर निकला, मेरे पापा ने मुझे नई नई बाइक गिफ्ट करी थी फॉर नो गुड रीजन, इसीलिए नहीं कर रहा था मैं तरक्की, हर चीज विदाउट एन ऑब्जेक्टिव मिल रही थी। तो मैं इतना गुस्से में आ गया कि आई स्टार्टेड रैश ड्राइविंग। मैं बहुत तेज चलाया, मैं ऑफ साइड चला गया। ऑफ साइड समझते हो? ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, जहां से सामने से गाड़ियां आ रही है। अच्छा खुदा कसम, इधर मैंने मेरे बाप को ही कट मार दिया। वो घर आ रहा था, मैं शूं करके निकल गया। तो पहले तो पापा रास्ते में ही बैठ गए कि ये क्या हुआ, मुझे पता भी नहीं पड़ा। ठीक, तो मैं घर पहुंचा, पहले तो पापा ने चाबी ली, बोले तुझे पता है तू मुझे ही कट मार के गया। मैं कहा मुझे यही डर था कि ये होगा आज। जब दिन खराब होता है ना, मैं ऊंट पे बैठ रहा हूँ, कुत्ता काट जाएगा दौड़ के आके, वही हो रहा था। सो नाउ प्रोबेबली व्हाट इज हैपनिंग, मुझे गाड़ी की जूत खानी है, मुझे सब्जेक्ट में 11 नंबर की जूत खानी है, मुझे कल सबके सामने जाके खड़े होना है, प्रिंसिपल मैम से जाके मिलना है। आई सी मल्टीपल रिस्क। ठीक है, स्कूल में गर्लफ्रेंड भी बन गई थी नई नई, और देखो क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारी गर्लफ्रेंड हमें हमारे नंबर पे जज करेगी। ठीक है, वैसा होता नहीं, वो खुद भी ढींटी थी वो। बट मेरा ये कहना है कि भाई बेइज्जती अभी सब कुछ है। अच्छा मुझे बताओ कि इस टाइम पे मैं घर के नीचे हूं, बाप ऊपर खड़ा है, उसे पता है मैंने उसे कट मारा है, कल असेंबली है, ये सब है, मैं सारे रिस्क साथ में डील कर सकता हूं? नहीं। अच्छा सबसे खतरनाक घातक इंपैक्ट किस चीज का हो सकता है? पापा, वो जो गाड़ी कट मार के गया। तो पहला मुझे दिख रहा था कि दिस इज माय प्रायोरिटी, कि पहले अपन ये बाइक वाला सेटल कर लेते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद सेकंड बेस्ट चीज जिससे मैं पिट सकता हूं, मम्मी, वो रिजल्ट, वो धोएगी और वो चुगली करेगी पापा को, फिर पापा उसके लिए अलग से मारेंगे, ओ आई एम सॉरी। ठीक, ये दूसरा रिस्क, अब मेरे को ये भी डील करना है। अब इस रिस्क के बाद कल जाना है असेंबली में, जाके खड़ा रहना जिसमें अपने को बेशर्मियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और वो लड़की, अब जो होगा नसीब मेरा, हो सकता है तुम्हारी भाभी बदल जाए। तो मैं इन सारी चीजों के साथ तैयार था। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले इमीडिएट एक्शन किसको लूं? वो बाइक वाला पापा से बचने के लिए, इसे कहते हैं रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। सही। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना, रिस्क को डील करने के तरीके होते हैं। देखो एक, सामने से पापा आ रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं बाइक लेके गया था और उन्हें पता है मैंने तेज चलाया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसे मैं करूंगा रिस्क रिटेन। कुल मिला के थोड़ा सा हार्ड डिफेंस, मुंह नीचे और मार खा लो। क्यों? क्योंकि मारेगा तो सही वो, ये बात नक्की है। इसे कहते हैं रिस्क रिटेंशन। अच्छा सेकंड, एक बात बताओ, यही चीज अगर मम्मी मुझे फोन करके बता देती थी पापा घर पे आ गए हैं और सौटे के ऊपर तेल लगा रहे हैं, अगर ये मुझे पता होता, तुम बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तुम क्या करते? घर में। इसे कहते हैं रिस्क अवॉइडेंस, कि रिस्क, जहां रिस्क है वहां मत जाओ ना। जब पता है मारेगा तो बाहर रहो, चुप करके बाहर रहो और वेट करो कि घर में कोई और समझदार इंसान जो उनसे ज्यादा मैच्योर्ड हो, उनके साथ एंट्री मारो, ताकि वो तुम्हें ये तो कैसे कह रहे छोड़ छोड़ छोड़, ये चाहिए, समझो। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ये अलग अलग तरीके की रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है जो अपन लोग फॉलो करते हैं। कंपनी भी वही करती है, रिस्क को आइडेंटिफाई करती है, फिर एनालाइज करती है कि भैया इससे कितना नुकसान हो सकता है, और एनालिसिस के बाद डिसाइड करती है कि भैया इसको किस तरीके से मिटिगेट, यानी कि इसे हटाया जाए। इसे कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन में अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अच्छा मैं गरीब फैमिली से था, हूं नहीं था, मैं गरीब फैमिली से था और भाई तबीयत खराब हो सकती थी, मेरे पिताजी मेरा इलाज नहीं करवा सकते थे। क्या करना चाहिए? सर अपने हेल्थ का ध्यान रखो। उसकी जगह
इंश्योरेंस इज अ वेरी बेसिक थिंग। सर अब इंश्योरेंस ले लो ना, आपने इंश्योरेंस करके क्या किया, अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया कि भैया मैं एक छोटा सा पेमेंट करूंगा और बस उतनी ही मेरी लाइबिलिटी है, बाकी मेरा रिस्क ट्रांसफर हो गया, बहुत ही बढ़िया, सेटल हो गई एकदम लाइफ। नाउ इसके अलावा और क्या, अब मैंने कहा चलो ठीक है सर, ये क्या हुआ, मैंने रिस्क ट्रांसफर कर दिया। अच्छा कल मैम ने मुझे बोला कि वो प्रिंसिपल के सामने मुझे लेके जाएगी, प्रेयर में मुझे खड़े करेगी, मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। आई लाइक इट, ठीक है। आपने कहा सर मत जाओ ना स्कूल, या तो घर से स्कूल के लिए निकलो, पर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टेक अ राइट, गेट अवे, खत्म। मैंने भी यही किया, अगले दिन मैं स्कूल ही नहीं गया, मैं उखाड़ ले जो उखाड़ सकती है। सो नाउ अगेन, अच्छा ये जो मैं स्कूल नहीं गया, कैन आई से दिस इज रिस्क अवॉइडेंस, यस प्रीटी सिंपल, दिस इज रिस्क अवॉइडेंस। अच्छा नेक्स्ट चीज, मान लो कि मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में चला गया, अब वो क्या ही उखाड़ लेगी मेरा ज्यादा, दो लपड़, धक्का मुक्का, बस ना, इससे ज्यादा क्या ही कर लेगी मुझे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, रिस्क रिटेंशन, मार ले, जितना मार रहा है मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब सर ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बनी, इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर, 20 नंबर। अच्छा इसके बाद दोस्त तुम एंटर करते हो पार्ट सी में। अच्छा दोस्त पार्ट सी, सर आई स्कोर्ड 16 EBCL, काजल धन्यवाद बताने के लिए, बहुत जल्दी बताया तूने, दूसरा रिजल्ट लगने वाला है 2-4 दिन में, ठीक है। अब इसके अंदर 13 चैप्टर में 2 आते हैं, इंटरनल कंट्रोल और रिपोर्टिंग। मतलब पार्ट सी के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर है और ये जोड़ के भी 40 नंबर की है, 40 पेजेस की है। मतलब रिस्क मैनेजमेंट की जो साइज है वही इन दोनों चैप्टर की मिला के साइज है। सर ये भी 20 मार्क्स के हैं, मतलब अगर तुम देखो तो 3 चैप्टर में 40 नंबर छुपे हैं, 3 चैप्टर में 40 नंबर। और एक बात बताओ, मैंने अभी तुमको ऊपर क्या बताया था कि चैप्टर 3, 4, 5 यानी कि बोर्ड वाले से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 नंबर, तो 60 नंबर तो ये 6 चैप्टर्स में ही है तुम्हारे 17 चैप्टर के करिकुलम में, 60 नंबर तो यही है। और इन 60 के 60 इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। मतलब कि मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये 60 नंबर की जर्नी सबसे स्मूथ होती है, और ये 60 नंबर की जर्नी ही अपन सबसे पहले तय करते हैं कि ये 60 नंबर तो तुम जेब में रख के खत्म करो। उसके बाद आता है पार्ट डी, एथिक्स। पार्ट डी इज एथिक्स। अच्छा दोस्त एथिक्स के अंदर कितने चैप्टर हैं, 3, ठीक है। अब एथिक्स चैप्टर बहुत ही सिंपल है, CSR एंड सस्टेनेबिलिटी, एक पूरा चैप्टर है CSR के ऊपर कि हमें कैसे CSR करना चाहिए। अच्छा उसके बाद वो लोग तुमको एंटी करप्शन लॉज पढ़ाते हैं, जो देश में तुम तो जानते हो हम कितने करप्शन से दूर हैं, तो वो तुम्हें सेकंड चीज पढ़ाते हैं एंटी करप्शन लॉज, कि भैया कैसे CID का गठन हुआ, कैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना, कैसे लोकपाल आया, कैसे लोकयुक्त आया, और कैसे हम इस देश में रोक रहे हैं कि करप्शन हटे। और क्योंकि भैया तुम फ्यूचर गवर्नेंस प्रोफेशनल्स हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कल कंपनी में कुछ गलत होगा तो तुम्हें कैसे उसके साथ डील करना है, इसलिए चैप्टर 17 दिया। तो भैया 15, 16, 17 में क्या है, CSR, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड लास्ट एंटी करप्शन लॉज। अब भैया ये 3 चैप्टर्स 150 पन्नों के हैं और इसमें सिर्फ 10 मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए दुनिया, जनता लगातार ये बोलती रहेगी कि भैया एथिक्स छोड़ दे, क्योंकि चिराग सर ने पहले दिन क्या बोला था कि पेपर 90 से 95 का अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अबे मूर्ख, जब 90 और 95 अटेम्प्ट कर रहा है तो पार्ट डी छोड़ देना, पार्ट ABC पढ़ेंगे, वो खत्म करेंगे और 90 नंबर का अटेम्प्ट भी हो जाएगा पूरा का पूरा, टाइम भी बच गया। टाइम, और भाई साहब 150 पेजेस कम पढ़ने से वरदान, इट्स सो गुड। सो मेजरली ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं। मैं फिर भी एथिक्स बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, और मैं क्यों पढ़ाता हूँ, अच्छा देखो ये लोग बहुत गलत नहीं बोल रहे हैं, शायद अपन 100 नंबर तक नहीं पहुंच पाए, पर ये गारंटी कौन लेता है कि पार्ट ABC का हर क्वेश्चन तुमको आता होगा। सो पार्ट डी अपन क्यों तैयार करते हैं कि अगर कल पार्ट A, B, C में से कुछ नहीं बैठा तो हम अपना पार्ट डी उठाएंगे और फट से उसके 2 क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि पार्ट डी बहुत सिंपल होता है, हमेशा चलता आया है, मतलब इतिहास से आज तक पार्ट डी सबसे सिंपल आता है, इसीलिए पार्ट डी करके ही जाएंगे। और स्ट्रैटेजी कैसी होगी, हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर विद पार्ट B, we'll go to part C, then we'll go to part A and then to part D, so it's BCAD, बस यही अपना आंसर राइटिंग पैटर्न है। तो पूरे के पूरे भारत में जितने मेरे बच्चे जाते हैं वो हर बार BCAD के साथ ही जाते हैं। सर BC में हम कभी बार C भी कर देते हैं अगर पार्ट B बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट इससे ज्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम नहीं लगाते क्योंकि 20-20 नंबर के चैप्टर वी कांट टेक अ रिस्क। नाउ नेक्स्ट अप भैया कितने क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर, भैया आप ये मान के चलिएगा क्वेश्चन के अंदर तकरीबन आप जब बात करोगे तो आपके लिए 22 क्वेश्चंस के आसपास होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सर 22 क्वेश्चन में आधे मार्क की सीलिंग लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 22 क्वेश्चंस है, आधे मार्क की सीलिंग लगाई, मतलब 11 नंबर तो गए। अच्छा मतलब आपका हाईएस्ट स्कोर अगर सब कुछ बिल्कुल सही हो तो 89 या 90 के आसपास हो सकता है, बट सी 89-90 इज टू अनरियलिस्टिक ऑफ अ फिगर।
अब अगर इसमें मैं बोलूं कि एक आध क्वेश्चन तुमसे गलत हो गया या एक आध तुमने नहीं लिखा तो तुम कहीं 85 पे आ जाते हो। और सिंस गवर्नेंस है, कभी कभार बहुत रेपिटेशन से कुछ बोर हो जाते हैं, तो मैं इसमें भी 7-8 नंबर का बफर मांग लेता हूं। बट सर 75 तक लाना इसमें पॉसिबल है, बहुत इजी। अबव 75 इट्स योर शेयर हार्डवर्क, इट्स श्योर योर लक, प्रॉबेबली एवरीथिंग इन योर फेवर, ये सारी चीजें। बट 75 तक की जर्नी तय कराना मेरी जिम्मेदारी है। एग्जामिशन के ऊपर लेके आ जाऊंगा, ये तो निश्चित रहना तुम, मतलब ये सोचना ही मत कि अपन एग्जामिशन से नीचे की बात कर रहे हैं। मैं आज ही लिख के दे रहा हूँ, शर्त लग गई अपनी, तुम सब एग्जामिशन में हो ही हो। बस खाली क्या करना, तुम फेस टू फेस हो तो ईमानदारी से आना, लाइव हो तो ईमानदारी से लाइव करना, रिकॉर्डेड हो तो अपने शेड्यूल पे काम करना। अब हमारे पढ़ने की टेक्निक, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे सर रैंडमली लीस्ट इंपॉर्टेंट भी हुआ पर हम उसका चार्ट जरूर बनाएंगे निश्चित तौर पे। इसीलिए अभी मैं आपको मेरी कंट्रोल शीट दिखाता हूं, मैंने इसीलिए जीआरएमसी में 20 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लिख के लिया है, ठीक है। मतलब जीआरएमसी का पोर्शन 95 आवर्स का है, मैंने बकायदा बोला कि इसके अंदर 20 घंटे और जोड़ के दो, मेरे को 115 घंटे चाहिए। ये 20 घंटे सिर्फ मैंने तुम्हारे चार्ट्स बनाने के लिए रखे, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट चीज, चैप्टर खत्म होने के बाद इसके अंदर अपने को इसकी एक रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करके रखनी ही पड़ेगी, वरना नहीं पहुंचा जाएगा। और सेकेंडली इसमें एक टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। गवर्नेंस में तुम जनरली भूलते हो, तो भैया जब पार्ट ए आएगा तो पार्ट ए के अंदर तो अपने को रोज रोज पहले से रिवीजन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम जा ही नहीं पाएंगे। तो कुछ चीजें जो बेसिक तौर पे अपन बदलेंगे, ठीक है। लाइव गोलो आर वी वेरी क्लियर विद पार्ट ए बी सी डी। हाँ अच्छा, इधर आप में से किसी के कोई मन में सुझाव कि सर इसमें अपन ऐसा कुछ करें? अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मैंने आप लोगों के लिए, गरीबों को एप्पल दे दो ना, नहीं चलता ऐसे, हर चीज़ के पूरे गाइडलाइन आंसर्स निकाल के रखता हूँ मैं। तो अगर अभी आप देखेंगे ये चलता है काहे इज्जत के कांकरे करा रहा है, यस ऐसे ही दिखता है ये। अगर आप देखें तो पेपर 1 2 3 4 5 6 और ये मॉड्यूल, तो अभी जैसे वो CFNL के जब डेमोज होते हैं तो उसके लिए ऐसे गाइडलाइन आंसर्स, वैसे ही सेम के सेम आंसर्स मॉड्यूल 1 में, ये सारे के सारे पेपर्स अपन खुले रखेंगे। अब जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा आपका रिविजन का तरीका बदलेंगे। आप लोगों को वीक में एक पेपर सॉल्व करना है, हर हफ्ते सिर्फ एक पेपर सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑन अ संडे, ठीक है। टेस्ट का रूटीन कैसा होगा एक मिनट बताता हूँ। आपको हर संडे एक पेपर सॉल्व करना है। एक पेपर सॉल्व करते हुए क्या करना है, अच्छा देखो अपने जीआरएमसी में पॉसिबल है, खाली पार्ट बी सॉल्व किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, खाली पार्ट सी सॉल्व किया जा सकता है, आईसी और उसका चैप्टर है, और खाली एथिक्स सॉल्व किया जा सकता है, पार्ट डी। सो इट इज वेरी डूएबल। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हर हफ्ते एक पेपर सॉल्व करना है, पार्ट बी खत्म, जब अपना आरएम खत्म हो जाएगा। यही अपना रिविजन है, यही हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, खत्म। श्योर? ओके, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अभी तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, ये अलग मजे ले रही है। ये 3 इडियट्स वाले लौंडे मुझे बहुत मस्त लगते हैं। आज यहाँ बैठे हूँ सबके बीच में, सब देख रहे हैं, मजा आ रहा है, हाँ ना। ओके वेट नाउ यार, ये आईपैड में कुछ तो नया अपडेट आया है यार। तुम्हें कीनोट दिख रहा है? हैं? ये कैसा अपडेट लाए हैं ये लोग? यार बगल में अपनी क्लास बन रही तो कोई बद्दुआ मत देना, हाँ ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो यार, अच्छा दोस्तों अब है ना एक काम करते हैं, मेरे को यहाँ पे कीनोट मिल नहीं रहा है, तो आज अपन लोग अपना ना केस ये स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड एनरॉन। आई थिंक गवर्नेंस की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक एनरॉन स्कैम से ही तो आई थी बाहर। अच्छा, एनीवन हु हैज एवर हर्ड अबाउट दिस एनरॉन स्कैम? थोड़ा सा भी कुछ, कभी भी ये वर्ड भी नहीं सुना? सुना हुआ, सुना है, क्या था बता। मैं जब तक हाँ, प्रॉपर्टी लीज पे ली थी और क्या किया था फिर? लाइव अगर आप में से भी किसी को याद हो तो प्लीज बताइए, ठीक है। मैं तो ये कितनी क्यूट है, मतलब भाई एकदम बेस्ट है यार। हाँ लाइव वाले बच्चों, एनीवन हु हैज हर्ड अबाउट दिस एनरॉन? अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे चालू कर सकूँ जो मुझे दिखाना है तुम लोग को। ये नया अपडेट कल रात में आया है, बवासीर अपडेट। यस, तेरे को याद है एनरॉन स्कैम? नहीं यार, आई एम श्योर विकास ने तुमको एनरॉन स्कैम बचपन में बताया होगा कमिलो के अंदर।
ही वोंट एवर लीव दिस। और मतलब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे पता है किसने बताया होगा, तुम भूले हो। लाइव वालों तुम में से किसी को भी याद है? 1 मिनट बस रुक जाइएगा यार, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ विद दिस 1.2 Mbps स्पीड, ऑलमोस्ट देयर। नहीं है, चलो रुको। नहीं है, चलो विदाउट इसको टच किए डायरेक्ट ही बताता हूँ तुमको एंड्रॉन। सर अडानी सिमिलर टू एंड्रॉन, हाँ बस फालतू बातें करवा लो, पता नहीं था। अच्छा, जॉर्ज सोरोस सेज, ओके ठीक है चलो। यार है ना, एक ये एनरॉन मैंने इसकी से बहुत अच्छी सी एक पीपीटी बना रखी है, और वो खाली कुल मिला के अपडेट हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को पीपीटी चल नहीं रही इसके अंदर। मैं कब से वही ट्राई कर रहा हूँ। भाई तुमने आई एम पॉसिबल देखा कि नहीं देखा? 1400 साले ना, एकदम मस्त। इतने एग्जीक्यूटिव में नॉर्मली इज्जत देते ना, यहाँ पे इतने बच्चे नहीं होते। हाँ ना, एग्जीक्यूटिव में गाने सुनते रहते हैं इधर उधर के। आ जाओ। अच्छा अब मैं बताता हूँ एनरॉन। अच्छा यार एनरॉन है ना, एक हॉस्टन बेस्ड कंपनी थी। क्या थी? हॉस्टन। अच्छा कल अपन एनरॉन आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं ना आपको एनरॉन की पूरी पूरी स्लाइड्स दिखाता हूँ जो मैंने बनाई हुई इसके अंदर। एनरॉन एक हॉस्टन बेस्ड कंपनी थी। इसके अंदर है ना 2 लोग थे जो बहुत बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे थे, जो बहुत बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे थे। वो लोग कौन कौन थे? एक था जेफरी स्किलिंग, इसके अंदर एक नाम था जेफरी स्किलिंग, और दूसरा नाम था केनेथ ले। तो एनरॉन में तुमको मेजर क्रिमिनल्स बता रहा हूँ। एक था जेफरी स्किलिंग्स, दूसरा था केनेथ ले, और तीसरा था एंड्रयू फेस्टो। ये 3 लोग थे जिन लोगों ने भैया बैंड बजा के रख दी थी यार। मतलब इनकी वजह से पूरा का पूरा यूएस मार्केट हिल गया था। अब सर कैसा हुआ था? दे दे यार। एक मिनट गोलू, रुकना। जब तक तुम चाहो तो चिल कर सकते हो। है ना, अपडेट के बाद वापस डाउनलोड करना पड़ रहा है ना। वही यार, मेरे साला ये चल ही नहीं रहा। कोई तो एप्पल वाला मेरा दुख समझा। एंड आई एम अ वेरी सॉफ्टवेयर फेलियर गाय। इसमें तो नहीं चल रहा। चल डायरेक्ट ही पढ़ते हैं। अब दोस्त एनरॉन में क्या हुआ, इट्स अ हॉस्टन बेस्ड कंपनी जहां पर ये 3 लोग आए। तो अब ये जेफरी स्किलिंग्स और केनेथ ले आए। ये बोले भाई चलो अपन काम करना स्टार्ट करते हैं। और 1990s के अराउंड में इन लोगों ने भैया ये सबसे बड़ा स्कैम किया। ये स्कैम दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा स्कैम रहा है। क्या किया इन लोगों ने यार? इन लोग साथ में आए। सबसे पहले अचानक से यूएस में क्या हुआ, जैसे ही ये कंपनी बनी तो यूएस ने ऑटोमेटिकली अपने आप से एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। अच्छा व्हाट डू मीन बाय एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया? एनीवन? मतलब कि पहले, अरे जैसे मोदी जी आए हैं तो कितनी बार बीच बीच में बोलते हैं ना, ये भी प्राइवेट को दे दो, ये भी प्राइवेट को दे दो, ये भी प्राइवेट को दे दो। ये यूएस ने किया। इस पे सब लोगों ने बोला कि आपने एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट क्यों किया?
मतलब क्या प्रॉब्लम थी? तो यूएस का कहना था कि भाई डेवलपमेंट के लिए आपको प्राइवेट हैंड्स में ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी और सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती। अगर सारी चीजें सरकार करती रही तो हो गया कल्याण, हम लोग बाकी काम कब करेंगे, हमको पूरी दुनिया को उंगली करनी है। सो भैया यूएस ने एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। अच्छा अब क्या हुआ यहाँ पर, इन लोगों ने एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट को दिया। अचानक से जैसे ही डीरेगुलेट हुआ पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर का काम किसके पास आ गया? एनरॉन के पास आ गया। वाह यार, एकदम से एनरॉन लाइट में आ गया कि भाई इसके पास पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर आ गया। अच्छा एनर्जी सेक्टर इनके पास आया, इन लोगों ने कहा कि हम देखो अब क्या काम करेंगे। इन्होंने बनाई मल्टीपल सब्सिडरीज और पूरे के पूरे यूएस में इन लोगों ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया और काफी काफी सक्सेसफुल चल रहे थे। तो भैया यूएस में इन लोगों ने कैप्चर करने के बाद इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे एंट्री करना स्टार्ट करी। दे वर रिवॉर्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट गवर्नड कंपनी एंड दे वर कॉल्ड एज, जैसे सत्यम को गोल्डन बर्ड बोला जाता था ना, द वर्ड गोल्डन बर्ड वाज फॉर देम। फिर अचानक से इन लोगों ने एक और बंदे को ऐड किया, एंड्रयू फेस्टो, और उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार मैं ना एनरॉन की फाइलिंग्स थोड़ी सी बदलना चाहता हूँ, मतलब अकाउंट्स को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। हम अब से मार्क टू मार्केट पे रिपोर्ट करेंगे। एनीवन, किसी को ये पता है व्हाट इज मार्क टू मार्केट? इन लोगों ने बोला कि हमारी अकाउंटिंग सिस्टम होगी मार्क टू मार्केट। नहीं, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि चीज की आज बाजार की क्या वैल्यू है वो मेरी असेट के अंदर यहां पर दिखेगा। मतलब मार्क टू मार्केट में, लो मिल गई मेरे को स्लाइड, मैं वही ढूंढ रहा था। तो चलो कीनोट नहीं है पर इससे काम हो जाएगा अपना। वरना वह इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर है, कीनोट नहीं है मेरे पास। हिस्ट्री यार, एनरॉन को बोला जाता है द फॉल ऑफ द वॉल स्ट्रीट डार्लिंग, द फॉल ऑफ अ वॉल स्ट्रीट डार्लिंग। सर 1985 में एनरॉन को बनाया गया था। कैसे बनी थी? हॉस्टन नेचुरल गैस कंपनी एंड ओमाहा की एक नेप बेस्ड कंपनीज थी। नाउ दिस टाइम केनेथ ले आया था जो इसका चेयरमैन बना था। केनेथ ले गया था, इसका चेयरमैन था। हाँ बहुत ही बढ़िया। एंड साथ साथ में यही इसका सीईओ भी बना। सो केनेथ लो वाज द चेयरमैन एज वेल एज द सीईओ। सडनली एनर्जी मार्केट में एकदम से डीरेगुलेशन हुआ, पूरा का पूरा एनर्जी मार्केट डीरेगुलेट हो गया यूएस का, विच अलाउड एनरॉन टू टेक ऑल द एडवांटेजेस। और 1990s में लेने क्या क्या मल्टीपल सब्सिडरीज बनाना स्टार्ट करी, जिसमें बनी एनरॉन फाइनेंस कॉर्प, एंड जहां पर वो किसको लेके आया? जेफरी स्किलिंग्स को। तो भैया एक मिनट, फर्स्ट पीपीटी के अंदर एनरॉन 1985 में बनी। ये एक मर्जर था हॉस्टन बेस्ड कंपनी का एंड ओमाहा नेप बेस्ड कंपनी का। केनेथ ले इसका चेयरमैन सीईओ, केनेथ बना इसका चेयरमैन सीईओ। और भैया इसने क्या किया? मार्केट को करवा दिया डीरेगुलेट, एनर्जी मार्केट को। और 1990 में इन्होंने बनाया एनरॉन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें जेफरी स्किलिंग आ गया। अब देखो ये बंदे ने क्या किया, इसने एक टेक्निक लाइक मार्क टू मार्केट, M2M, मार्क टू मार्केट कंसेप्ट। सबसे क्रेजी कंसेप्ट था मार्क टू मार्केट। अब मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है? वो बोला कि यार देखो, मैं अगर तुम्हारे सामने बैलेंस शीट लगा के आऊंगा तो समझो तुम लोगों को हिस्टोरिकल कॉस्ट से क्या करना है। अबे मैंने सोना आज से 500 साल पहले खरीदा था, 2 रुपए का था। अगर तुम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलोगे तो वहां भी 2 रुपए पे ही दिखेगा। अपन उसको लेके आएंगे मार्क टू मार्केट। भैया अगर वो सोना आज 2 लाख रुपए का है तो इसको मेरी एसेट में 2 लाख रुपए दिखाओ ना, ये कंपनी का फायदा है। हमने कहा ठीक है, दैट मेक सेंस। पर एक सेकेंड, मार्क टू मार्केट कंसेप्ट का एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है जो उस टाइम किसी को दिखा नहीं। ये कप कितने का होगा? एनीवन? स्टारबक्स का है, ठीक है, चाचा बेच रहे तेरे वहां, तेरी 800 900 भैया, ठीक है। तो भैया 2000 रुपए का मग है, ठीक है, रेट लिखी हुई मैं हटाई भी नहीं नीचे, ठीक, 2000 रुपए का मग है। जब मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मैंने कहा जब से मेरे हाथों में आया है ना भाई साहब, इसके तख्ते पलट गए। स्टारबक्स में जो वो आगे उन लोगों ने वैसी चुड़ैल बना रखी ना, वो चुड़ैल बाल बांध के आने लगी कि वाह भाई साहब इसे कहते हैं। अबे भाई ये मग्गा नहीं है, ये भाई का मग्गा है। मेरे हिसाब से अगर आज इसको बेचना चालू करूँ ना, कितने में खरीदोगे? 5000। वाह, अब तुम क्या उखाड़ लोगे? मैंने मार्क टू मार्केट में लिख दिया कि मेरा मग्गा 5000 का है 5000 का, बेचना थोड़ी है, खाली दिखाने की बात थी। और यही हुई इन्फ्लेशन शुरुआत, इसने कर दिया मार्क टू मार्केट। भैया मार्क टू मार्केट में गया लौंडा ऊपर लेकर, उधर जाके भैया ने साइन कर दिया कि भैया ये
ये है 5,000 का, लिया 2,000 में था अप्रिसिएशन। तो भाई इसने MTM लाई, मार्क टू मार्केट हिस्टोरिकल कॉस्ट को हटाया और मार्क टू मार्केट पे लेके चला गया। इसका एक बहुत डार्क साइड था, चेक कैसे करोगे मार्केट प्राइस क्या है भैया, जो ये बोलेगा वो मानना पड़ेगा। और इन्होंने करा इन्फ्लेशन स्टार्ट के भगा गाड़ी ऊपर। अब MTM एम्स टू प्रोवाइड रियलिस्टिक अप्रेजल, इन्होंने बोला MTM क्या है, बड़ा रियलिस्टिक अप्रेजल देंगे कि एक इंस्टीट्यूशन की, कंपनी की जो भी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, हम उसको एग्जैक्ट अभी के लिए अभी मार्केट में क्या चल रही है उस पर लेके आएंगे। बहुत बढ़िया, 200 रुपए का अम्मी जान लाई तुम्हारी 200 रुपए में। चलो मैं 200 रुपए में कॉफी नहीं आती वहां पे, हाँ वो टॉल शॉर्ट पे जो सबसे नीचे वाली होगी ना उसमें थूक करके देंगे, ये ले 200 रुपए में। बट इट कैन बी मैनिपुलेटेड, ठीक है, इजीली एज इट डज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्चुअल कॉस्ट, कैन बी मैनिपुलेटेड। यही उसने किया, जेफरी स्किलिंग ने बोला मेरे स्किल्स में यही यूज करेगा। सो एनरॉन क्रिएटेड एनरॉन ऑनलाइन, और बनाई, माने नहीं, लौंडे और बनाते जा रहे हैं। अच्छा तुम लोगों ने कभी सुना है कि एक 2000s में एक .com बबल ब्लास्ट हुआ था, .com इंटरनेट का क्रेज आया था 2000 में, ये लौंडे पागल हो गए थे। तो एक .com बजट बबल था जो ये एनरॉन ही लाया था, इन्होंने ही बाजार में मजे लिए थे इंटरनेट के नाम पे, और इतनी बैंड बजाई भाई, मतलब मैं स्क्रीन पे कह भी नहीं सकता। सो एनरॉन क्रिएटेड एनरॉन ऑनलाइन इन 1999, एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वेबसाइट दैट फोकस्ड ऑन कमोडिटीज। अब देखो वैसे मेरे को ना बहुत डर लगता है जब जब अमेरिकाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ये लोग मार्क करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई बहुत बड़ा स्कैम होता है। सत्यम का भी तुमको पता है ना कि जिस साल स्कैम हुआ था उसके 1 साल पहले यूएस ने उसको गोल्डन बर्ड अवार्ड दिया था, उड़ गई, जोर से उड़ी। So it was named America's most innovative company by the Fortune for 6 consecutive years, 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001 लगातार बोले तो मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं भैया। एनर्जी देखो कितनी जबरदस्त तरीके से रेगुलेट करके चलवा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स में आ गए, हर जगह आ गए। 1998 एंड्रयू फेस्टो वाज प्रमोटेड एज द CFO, हमने कहा फाइनेंस में एंड्रयू फेस्टो को लाते हैं, इसको लाए। और इसने क्या किया भैया, इसने नेटवर्क ऑफ कंपनीज बना दी। एंड्रयू फेस्टो आया, उसने कहा देखो तुम्हारी लंका लगी हुई है, और जो लगी हुई है वो मैं स्क्रीन पे बोल नहीं पा रहा, ठीक है। बोले ये नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा तुमको। बोले अबे आज नहीं तो कल पकड़ा जाओगे, ठीक है। अबे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर जबरदस्ती मेरे पे काहे केस करवा रहे हो। कह रहे बोल दो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, एक कहीं भड़क गया ना करियर खत्म हो जाएगा मेरा जी। तो भाई एंड्रयू फेस्टो है, बोले तुम्हारी लग जाएगी, ये नहीं है सही। मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल कंपनीज बना देता हूँ और सबको थोड़ा 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 लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको लॉस दिखा देंगे, वो अपने को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ऐसा दिखा देंगे, और इससे लॉस हटाना चालू करो वरना ये तो मरण है तुम लोग का, ठीक है। सो एंड्रयू फेस्टो आया जिसने बोला कि मैं एनरॉन के लॉसेस का कुछ करता हूँ। अच्छा लॉसेस कैसे कैसे रिकवर किए भाई, मूर्ख बनाने की हद तो इन्होंने पार करी। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए अनसिक्योर्ड, इन्होंने अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट किए हैं 0.1% के रिटर्न पे। समझ में ना, 0.1% का मतलब क्या होता है, अगर मतलब तुम 1 रुपया दोगे तो वो तुम्हें 54 भी वापस नहीं दे रहा। 0.1 द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट इज 0.1। और उधर से गए अपने ऑडिटर के पास, बोले जरा ये इन्वेस्टमेंट कैसा लग रहा है, बोले वाह ये इन्वेस्टमेंट ब्रिलियंट, इससे जानदार इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता। अब सोचो कोई बैंक में भी पैसे रखता ना तो 4 से 5% का ब्याज आता है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स करके आए 0.1% के रिटर्न में, बाद में कह दिया डूब गए, ये लॉसेस हट गए। अब क्या करें, पैसा दिया भाग गया सॉरी। अब यहाँ पे ये एंड्रयू फेस्टो का काम था। 2000 में एनरॉन ने ये सबसे बड़ी मस्ती स्टार्ट करी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में। हाँ, Enron Broadcasting Services and Blockbuster entered partnership to enter into, you know, probably the biggest thing, the online videos on demand VOD market. वीडियो ये जो तुम ये नेटफ्लिक्स ये सब देख रहे हो ना, ये लोग 2000 में तैयारी कर चुके थे कि हमारे वीडियोस ऑन डिमांड VOD, पता नहीं क्या ही डिमांड होती। अब सर समझो, एनरॉन ने भैया अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स दिखाना स्टार्ट कर दिया, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई विच इन्फ्लेटेड इट्स नंबर। अब सोचो एनरॉन की वजह से लोग कितने उनके प्यार में पड़ गए, दैट इन द सेम ईयर एनरॉन के शेयर ने अपने आप को ऑल टाइम हाईएस्ट $90 पे पहुंचा दिया। और सर समझो $90 इन 2000 जब मार्केट्स इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब ये MRF के शेयर की प्राइस मानना इतना जबरदस्त है, इससे बड़ा कोई शेयर ही नहीं था, सपना ही $90 का ये शेयर खरीदने का था। ये था आपका एनरॉन 2001 में। अचानक से क्या हुआ, एक सेकेंड, अभी तक की पूरी हिस्ट्री बताओ मुझे। कंपनी किसने स्टार्ट करी थी, याद आ रहा है क्या, वो अपना केनेथ ले ने एक कंपनीज का मर्जर बनाया, हॉस्टन वाले,
ऑस्टिन और वो ओमाहा वाली कंपनी, और उन लोगों ने एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलराइज करवा दिया। अच्छा, केनेथ ले ने साथ साथ में किसको लाया था? जेफरी स्किलिंग्स को, जिसने अपने स्किल्स लगा के मार्क टू मार्केट कंसेप्ट लेके आया। लेटर ऑन आया एंड्रयू फेस्टो, जिसने एनरॉन के लॉसेस छुपाना स्टार्ट किए, और उसी साल में इन लोगों ने वीओडी मार्केट में एंटर किया, दैट इज वीडियो ऑन डिमांड, और इनका शेयर पहुंच गया $90। अब अचानक से 2001 में क्या हुआ? स्किलिंग आ गया ऊपर। केनेथ ले बोला अच्छा मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूं, अब तुम देख लो। अचानक से केनेथ ले ने बोला कि यार मेरे को सीईओ नहीं रहना है, मैं हटता है, और वहां पर कौन बन गया सीईओ? स्किलिंग। तो भैया अब ले हट गया और स्किलिंग आ गया। अच्छा, ले ने बोला मैं चेयरमैन हूं, तू टेंशन मत ले, चेयरमैन मैं ही हूं, तू क्या है? सीईओ है। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, उस टाइम पे जैसा होता है ना जलता तवा, उस पे बिठा दिया स्किलिंग को। स्किलिंग बोला भाई 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 भाई। इन द सेम ईयर स्किलिंग अगस्त में आया, बोला नहीं 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 मेरे को नहीं बनना, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं नहीं बन सकता, सॉरी, वापस हट गया। ले बोला अबे अभी तो अपनी बात हुई थी कि तू सीईओ, मैं चेयरमैन, भाई भाई। बोले कोई भाई भाई नहीं, मैं देख के आया क्या है वहां पे, मेरे को पता है अभी क्या होने वाला है, मैं नहीं आएगा। तो ले बोला अच्छा ठीक है, किसी को बोलना मत, तू कुछ मत, चुप। ले वापस बोला मैं ही है सीईओ, बस तुम टेंशन मत लो। सो इन द सेम ईयर ऑगस्ट स्किलिंग सडनली रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन एंड ले वापस से सीईओ बन गया। सीईओ बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं है, तुम रुको। ले बोला बाहर ज्यादा ढिंडोरा पीटने का नहीं, अपन दोनों का बात हुआ, खत्म, शांति, चिल, ओके। अच्छा, अब अचानक से एनरॉन का जो बगल में उन लोगों ने एनरॉन ऑनलाइन स्टार्ट किया था, इस साल में उन्होंने बोला कि भाई हम जितना कर सकते थे कर लिया, जितना छुपा सकते थे छुपा लिया, पर फिर भी $137 मिलियन बच रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, उसमें क्या हो गया। सो एनरॉन के ब्रॉडबैंड डिवीजन ने कितना रिपोर्ट किया? $137 मिलियन। यूएस इज यूएस, जैसी लॉस दिखा औकात दिखा दी। वहां साल में, जिस साल में वो लोग $90 पे थे, उसी साल में भाई कहां आ गए? $39 पे। मतलब शेयर वैल्यू 50% से ज्यादा इवेड। सर इवेड का मतलब समझ रहे हो? बाजार से इतना पैसा गया, कहां गया किसी को नहीं पता, बस गया। नाउ इन अक्टूबर आर्थर एंडरसन लीगल काउंसिल्स, अच्छा देखो आर्थर एंडरसन कौन थे? इनके लीगल काउंसिल्स। उन्होंने इनके ऑडिटर को फोन किया, बोले भाई इधर आ, आज अपन चाय पियेंगे साथ में। चाय पी और उसके बाद कप धो दिए। बोले ये क्या किया? बोले देखो जब कभी भी कोई इंसान कुछ झूठा करता है तो उसे साफ कर देता है, वैसे ही जब तुम्हें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने सब झूठा किया है और सबका सब झूठा है, तो तुम्हारा काम है कि तुम उसे साफ कर दो। मतलब क्या करो, तुम्हारे ऑफिस में आग लगा दो और डिस्ट्रॉय कर दो सब कुछ, बोल देना हमारे पास दूसरा डेटा नहीं था और तुम्हारे ऑफिस का खर्चा हम करके देते, शाम तक 2 ऑफिस ऐसी चकाचक मस्त ऐश करो और जाओ यहाँ से, निकल जाओ यूएस से, बाहर जाके चिल करो, जीवन भर की सैलरी दे देंगे तुमको, रेस्ट करो, बस चले जाओ। ऑडिटर्स की फट गई, बोले तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। तो आर्थर एंडरसन जो इनका लीगल काउंसिल था, आर्थर एंडरसन जो इनका लीगल काउंसिल था, उसने ऑडिटर्स को बोला कि एनरॉन की सारी फाइल्स डिलीट कर दो, कुछ भी मत छोड़ो, सब कुछ उड़ा दो, सब कुछ हटा दो, ठीक है, एक्सेप्ट एनरॉन्स मोस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट एमओए, ईओए, बस वो छोड़ देना, बाकी हम देख लेंगे। भैया ऑडिटर भाग गए, ऑडिटर पहुंच गए, यूएस वाले बोले भाई 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 देख ले, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, हम नहीं जानते इनको। अब एनरॉन ने बोला भाई चलो और लॉस छुपाते हैं, फिर भी नहीं छुपा पाए। इस बार एनरॉन ने रिपोर्ट किया $618 मिलियन लॉस और उनकी वैल्यू $1.2 बिलियन से राइट ऑफ हो गई। $1.2 बिलियन, और वो भी आज से 23 साल पहले। इज इट अ जोक? तोते उड़ गए थे लोगों के एकदम से कि क्या हो रहा है भाई। सेम ईयर में उसने ऑलमोस्ट 1 बिलियन का लॉस और 1.2 बिलियन की वैल्यू राइट ऑफ कर दी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सर एनरॉन्स ने सामने सामने बोल दिया उस दिन अनाउंस करते हुए कि भैया हमारे खिलाफ एसईसी आ गया है। एसईसी वहां का सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है यूएस का, जैसा अपने यहाँ सेबी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे खिलाफ एसईसी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। और उसी टाइम शेयर की प्राइस गिर के आ गई $20, 90, 40, 20, बहुत ही कंसिस्टेंटली 50% की पेस से नीचे जा रहे हैं। नवंबर में एनरॉन ने बोला कि एक बात तो सच है कि झूठ तो हम बोल रहे थे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो भैया एनरॉन ने कह दिया दैट इट वाज इन्फ्लेटिंग इट्स इनकम बाय अराउंड ओनली $586 मिलियन पर ईयर सिंस 1997। बोले ऐसा कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं किया है, $1.5 बिलियन की ही बात है, इतना कोई इशू बनाने वाली चीज भी नहीं थी। इन दिसंबर एनरॉन ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। सर समझो, साल की शुरुआत में स्किलिंग आया, स्किलिंग अगस्त में फिर भागा,
इतने में आया एसईसी और उसी साल के एंड में भाई लोगों ने कर दी बैंकरप्सी फाइल। सेम ईयर में $90 से शेयर राइट नीचे $0.26 वाओ। इसे कहते हैं नीचे जाना। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नाउ एनरॉन की शेयर प्राइस देखो कुछ इस तरीके से बढ़ी, यहाँ पे कहीं चले 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 ये 90 90 90 90 90 90 और ये 90 से लगे 12 के भाव। अगर तुम देखना ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है 2000 में, और भैया यहां तक तो देख लो भाई साहब जमीन, और इसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली जमीन का फोटो रखा है। ठीक है, इसके बाद वो ऐसे ही नीचे गए हैं, हैंडमेड है ब्रो तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से शेयर प्राइस नीचे गई है। सही, ये है एनरॉन की दुनिया। नाउ करते कैसे थे, ये एनरॉन का छोटा सा जादू था, छोटे से जादूगर थे एंड्रू फैस्टो है भाई अपना। ये क्या करते थे ना, ये कैसे अपनी डेट छुपाते थे, ये हर छोटी छोटी देर में एसपीवी बना लेते थे, जादूगर ही थे। सो बोलते थे आई नीड मनी सो आई एम गोना क्रिएट अ एसपीवी। खुद के नाम पे लोन ही नहीं लेते थे, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते थे। देखो आज की एसपीवी अलग चलती है, 20 साल 25 साल पहले एसपीवी के रूल्स अलग होते थे। सो ये क्या करते थे, एक एसपीवी क्रिएट करते थे ताकि एसपीवी जाएगी और वो जाके लोन लेगी। अब समझना कितने क्लेवर लिए करते थे। चिराग की कंपनी, चिराग ने बनाई एक एसपीवी, चिराग की कंपनी चिराग ने बनाई एक एसपीवी। इस एसपीवी को बोलते जा लोन लेके जाना, फ्रेंड है हमारे, हम नहीं बनाया है टेंशन मत ले, कहीं नहीं जाएगी। अब बैंक देखती थी कि भाई एसपीवी पर किसने बनाई है, एनरॉन ने बनाई है तो अच्छी होगी, क्या दिक्कत, हाँ हाँ दे दो कोई दिक्कत। जैसे ही एसपीवी लोन लाई ये लोग उसके अंदर से शेयर्स बेच देते थे, कहते थे अब नहीं है हमारी, पैसे दे, उखाड़ इसका जो उखाड़ सकता है, हम थोड़ी इसके साथ चले जाते थे। अब वो एसपीवी इनके दाम पे लोन लेके आती और बाद में खुद को वहां से फ्री करवा लेती और फिर बोलती है ही नहीं पार्ले जी की लड़की याद है, दैट्स वो वैसे बैठी हुई है। अब वो एसपीवी इज क्रिएटेड। नाउ एसपीवी बोलती है आई नीड लोन, बैंक बोलती है नो प्रॉब्लम, और भैया इधर से एसपीवी बोलती है आई कांट पे बैक लोन, ये आते एनरॉन के पास, वो बोलते डू आई नो यू, आएगा भाई कुछ नहीं है, अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हाँ बस। तो ये ऐसे करते थे। नाउ एनरॉन का फेलियर डिस्क्लोज करता है क्या क्या, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वाइल एनरॉन ने डिस्क्लोज किया एसपीवी एज एन एग्जिस्टेंस। अच्छा इन लोगों ने सारी गलत 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 चीजें करी। ठीक है सर, अगर आप देखो इंथ में 2002 में द फर्म वाज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस फॉर शेडिंग द डॉक्यूमेंट्स। Several Enron executives were charged with conspiracy, insider trading, securities fraud. Lay, the Enron founder and the former CEO, was convicted on 6 offenses of fraud and conspiracy and 4 counts of bank fraud. Prior to sentencing, he died of heart attack. थोड़ा सा हर्षद मेहता टाइप्स फील आया, क्योंकि इसमें सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। आज तक नहीं माना जाता कि he was died with heart attack. It is always believed that he died of a murder. It's as simple as that. But before he could say anything, he was dead. और सेम हर्षद मेहता में भी हुआ था, अचानक से जेल में हार्ट अटैक आया, नहीं ही डाइड। ठीक है, सो बिफोर सेंटेंसिंग ही डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक। कंक्लूजन, फास्टोज फॉर्मर स्टार सीएफओ प्लीडेड गिल्टी ऑफ 2 काउंट। उसने खुद ही बोला कि मैं वायर फ्रॉड्स करता था, मैं यहाँ वहां से पैसे घुमा घुमा के फ्रॉड करता रहता था, एंड सिक्योरिटीज फ्रॉड भी मैं ही करता था। ही अल्टीमेटली कट अ डील। अच्छा इसने भाई साहब गवर्नमेंट के साथ भी डील कर ली, बोल देते ना, वो तो मर गया जो मेन था, तो सारी उस पर डाल देते हैं ना, मैं आपके साथ हो जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि सब वही कर रहा था, आपकी कोई गलती नहीं है, बोलो। तो इसकी डील हो गई फेडरल अथॉरिटीज के साथ, और इसको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए भेजा गया प्रिजन में, जबकि ये बहुत ज्यादा जाता, समझो कि कितना ज्यादा अभी पता पड़ेगा, पर 5 साल ही गया, 5 साल में वापस आ गया। वापस से हर्षद मेहता याद आ रहा है, उसके साथ वो चमन, वो गंजा जो सामने जाके सेबी के साथ मिल गया था और सब कुछ हर्षद मेहता का बता दिया था। सेम इंडिया सब बाहर से सीखता है। स्किलिंग फंस गया, बोले 1 सेकेंड, फेस्टो ने सेटिंग कर ली, इसकी तो सेटिंग हो गई, मतलब टिकट मेरी कटेगी। स्किलिंग बोला अबे मैं तो था भी नहीं पिक्चर में, मैं तो खाली MTM लाया था, मार्क टू मार्केट। स्किलिंग को बोला भैया तेरी कॉन्स्पिरेसी, तेरा फ्रॉड, तेरी इनसाइडर ट्रेडिंग। तो बोला क्या, फिर कितनी पनिशमेंट, बोले 17.5 साल। बोला ऐसे मत कर भाई, थोड़ा तो रहम का। बोले चल ठीक है 14 साल। तो 17.5 साल, बट देन इट वॉज रिड्यूस टू 14 ईयर्स। 14 साल की जेल, खाली एक ही लौंडा गया, सब इक्वली गिल्टी थे, फंसा एक ही, एक मर गया और एक ने टाई कर लिया कि 5 साल में छूट जाऊंगा। हाँ, नाउ टेकअवेज, दिस स्कैंडल इज नोन एज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट बैंकरप्सी टू हिट द फाइनेंशियल वर्ल्ड एवर. It started with a political connection which allowed deregulation of energy market.
went on to misleading reporting, MTM, to wrong method of accounting and presentations, to non-disclosure of important information, to manipulative accounts, to insider trading, to involvement of auditors, to creation of SPVs, to hide losses and many more. So this led to many reforms. अच्छा, Sarbanes-Oxley Act इसके बाद आया था. यूएस का सबसे बड़ा एक्ट जो आज भी फ्रॉड्स का डील करता है, Sarbanes-Oxley, इसके बाद आया, इसी के ऊपर बनाया. Many reform and spike the need of good governance, risk management, efficient reporting and ethics in the business world. Thank you and welcome to the world of GRMC. Welcome to Yes. I hope you guys enjoyed and you got how we actually became too much intrude towards governance because of the great Enron fall as well as बाद में सत्यम अपने को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला स्कैम देखना जरूरी था. ठीक है दोस्तों, चलो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ. जय जय महाराष्ट्र. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय. कूल. कल सेम टाइम पे सर मॉड्यूल 2 एंड 3 के क्लासेस भी लेने हैं तो वो कैसे? स्नेहा, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो तीनों ही वेबसाइट पे है, और 1 हो 2 हो 3 हो तीनों ही आप ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं. एक और नंबर है अपने विकास का, डायरेक्ट उसको ही लगा देना, 8888078078 लगाने का बोलना है भाई. ऑर्डर बुक करने का जल्दी कर, ठीक है, टाइम नहीं मेरे पास. Cool है. Thank you so much for joining us in the lecture. Please do join back tomorrow. और भैया देखो ना, YouTube पे बार बार जो तुम मेरे से भीख मंगवाते रहते हो मत करवाया करो. Please like this video, share this video, do drop down a variable comment. Comment तो सालों तुम करते ही नहीं हो. सालों अगली बार तुम रिप्लाई मैसेज करो, मैं बताऊंगा. रिप्लाई नहीं आता तो कैसा लगता है. व्हाट्सएप पे मैसेज करो, रिप्लाई नहीं आया तो गुस्सा आता है. और यहाँ पे जो 1.5 घंटा मैं चमन की तरह नाच रहा हूँ यहाँ पे पागलों की तरह, और साला आखिरी में करके लाइक करके जाते हो, ये बहुत ईगो हर्ट करता है. तो तुम भी भाई साहब, जिसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मांगता है बाकायदा कमेंट ड्रॉप करके जाने का. Cool. I'll see you again. Bye.